नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भी कुछ अहम बातें हैं जो हम आपको आज के कार्यक्रम में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि संरक्षित खेती से कैसे प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान राहुल दहिया से और फिर बात होगी ई-नाम मोबाइल ऐप की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करें। एफपीओ यानी कि कृषक उत्पादक संगठन हमारे किसानों का एक समूह होता है जिसमें हमारे किसान मिलकर कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। और बता दें आपको कि हमारे देश में कृषि मंत्रालय द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसी पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉक्टर विजय लक्ष्मी। आइए कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है, दिखाते हैं आपको। आप सभी जानते हैं कि कृषि के जो उत्पाद हैं उसका कैसे विपणन हो, उसमें किसानों को कैसे अच्छे दाम मिले, इसके बारे में सोच रखता है। उसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स भी ये मार्केटिंग डिवीजन के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें प्रमुखतः अगर मैं बताऊं तो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओ स्कीम है। ये पूरे देश भर में करीब 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषक उत्पादक संगठन या किसान उत्पादक संगठन भी आप कह सकते हैं, तो इनको बनाने का ये योजना है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान भाई अकेले जब खेती करते हैं या अकेले अपने उत्पाद बेचने मार्केट में जाते हैं तो उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये संगठित हो और ये किसान नहीं 400, 500, 1000 किसान तक अगर संगठित होके काम करते हैं तो उनको बहुत सारे समस्याओं को बहुत आसानी से वो सामना कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या होगी ही नहीं क्योंकि ये एक संगठित शक्ति के रूप में काम करेंगे। तो इसमें इनपुट्स जो किसान को चाहिए होता है खेती करने के लिए, वो सारे इनपुट्स को इकट्ठा 1000 किसान खरीदते हैं तो बहुत सस्ता पड़ते हैं। उसके साथ साथ इनके जो प्रोड्यूस होता है तो उसको एग्रीगेट करके, इकट्ठा करके जब बेचते हैं तो ये एक अच्छा दाम मिलने की उम्मीद होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अकेले आदमी नहीं कर सकता, लेकिन संगठित होकर एक समूह में कलेक्टिवाइज होकर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की योजना भारत सरकार ने बनाई है और ये प्रत्येक राज्य में ये स्कीम चल रहा है। और ये इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि हर एक ब्लॉक को, जो हम लोग समझते हैं पूरे देश में जो स्टेट्स है उसमें उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ब्लॉक्स है, तो हर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक में एक एफपीओ कम से कम हो। तो उस तरह हम सारे कंट्री में उसको कवर करना चाहते हैं। तो करीब 7300 के आसपास अगर हम ब्लॉक्स मानते हैं तो उसमें एक एफपीओ निश्चित तौर पर बनाने की योजना है। ये स्कीम करीब 23-24 तक चलेगा। इसके बाद भी जो इसके अंदर जो एफपीओज है और क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनका सपोर्ट बियॉन्ड 2023 भी मिलेगा। अप टू 26 इसमें प्रावधान किया गया है कि इनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। मैं आह्वान करती हूँ इस मंच से आप सभी को इसमें संगठित होकर काम करें। अभी हम लोग अभी तक करीब 8000 से भी ज़्यादा एफपीओस के लिए एलोकेशन दे दिया है और बहुत कम बचे हैं। 1500 का एफपीओस अभी अगले 2-3 महीनों में होगा, दिया जाएगा। तो ये सारे एफपीओस पूरे देश में बनकर तैयार होंगे। एक रिवॉल्यूशन लाने की क्षमता ये सारे कृषक उत्पादक संगठन रखते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस एक्टिविटीज शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे एफपीओस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। उनके जो सक्सेस स्टोरीज है उसको भी छपवा के हम रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सभी किसान भाई
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़कर एकजुट होकर अपना ताकत का प्रदर्शन करें, अच्छा सा काम करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। खुले खेत में खेती तो आप लोग करते ही आ रहे हैं किसान भाइयों बहनों, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। संरक्षित रूप से खेती की जा रही है, जिससे न केवल फसलों का अच्छा उत्पादन मिल रहा है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी ये हितैषी है। किस तरह से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे प्रदूषण में कमी लाई जा रही है, बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। 2015 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में एक व्यक्ति एक साल में 7 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। भारत का रिकॉर्ड इस मामले में वैश्विक औसत से बेहतर है। यहाँ हर शख्स साल भर में 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। पेरिस में हुए जलवायु समझौते के तहत भारत को 2030 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% तक की कमी करनी है। भारत में कार्बन उत्सर्जन की बड़ी वजह धान की खेती का ज्यादा रकबा भी है। धान का पुआल जलाने के कारण 50 से 55% कार्बन, 0.62 से 0.68% नाइट्रोजन, 0.20 से 0.23% फास्फोरस और 0.78 से 1.15% पोटेशियम नष्ट हो जाती है। वैसे भारत में 9,281 मिलियन यानी कि 9 अरब 28 करोड़ टन फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। इससे पौधों के लिए जरूरी काफी मात्रा में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच गेहूं की 1 और धान की 2 फसलों के दौरान हुए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि पराली जलाने के समय प्रदूषण स्तर सामान्य से 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। संरक्षित खेती इस समस्या का बेहतरीन समाधान है। जीरो टिलेज यानी बिना जोते ही बुआई संरक्षित खेती की सबसे कामयाब तकनीक है। दरअसल धान या किसी दूसरी फसल की पराली खेत की जुताई में बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि धान के बाद गेहूं या दूसरी फसल बोने के लिए किसान पराली को खेत में ही जला देते हैं। धान के खेतों में बिना जोते मशीनों के माध्यम से गेहूं की बुआई का चलन बढ़ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं के लिए संरक्षित खेती में प्रति हेक्टेयर लागत 2,000 से 3,000 रुपए तक घट जाती है और डीजल की खपत में भी 50 से 60 लीटर की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा मिट्टी की संरचना में सुधार और खरपतवारों पर नियंत्रण रहता है। पराली खेत में खाद और पलवार का भी काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पराली से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और पानी की भी बचत होती है। वार्षिक और 12मासी फसलों के लिए तो संरक्षित खेती का जवाब नहीं। दुनिया भर में फिलहाल 8.5% फसलें संरक्षित तरीके से उगाई जा रही हैं। रकबे में इसकी पैमाइश 12 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर बैठती है। सबसे ज्यादा संरक्षित खेती अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में होती है। इस तरह की खेती का चलन 90% इन्हीं देशों में है। भारत में पिछले कुछ साल के दौरान संरक्षित खेती में 15 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह की खेती किसी भी जलवायु में की जा सकती है। यहाँ तक कि समुद्र तल से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर भी इसे किया जा सकता है और 250 से 3,000 मिलीमीटर बारिश वाले इलाके में भी। भारत में गंगा के मैदानी हिस्सों में बहुत सारे किसान धान के बाद गेहूं की बुआई करते हैं। यहाँ शून्य जुताई से गेहूं बोना बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल बागवान से जिनका नाम है राहुल दहिया। जी हाँ, बागवानी के क्षेत्र में इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। कौन कहता है कि खेती में अच्छी आमदनी नहीं हो सकती? थोड़ा सा अलग सोचिए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और वैज्ञानिकों की थोड़ी सी सलाह मान लीजिए। खेती में कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए। प्रचलित फसलों की जगह बाग लगाइए और सब्जियां उगाइए। खेती का पैटर्न बदलने में शुरुआती खर्च जरूर होगा, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ढेरों योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये योजनाएं आपको सब्सिडी भी दिलाएंगी और उन्नत खेती के तरीके भी बताएंगी। 2-4 साल में ही आपके दिन बदलने लगेंगे। अब राहुल दहिया को ही ले लीजिए। 20 साल पहले उन्होंने सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर अमरूद की खेती शुरू की थी। आज 23 एकड़ जमीन पर बागवानी कर रहे हैं। 13 एकड़ जमीन उनकी अपनी है। 10 एकड़ किराए की अमरूद के अलावा किन्नू, मौसमी, माल्टा, आड़ू, पपीता, केला और आलू बुखारा के बाग भी उनके खेतों में लगे हैं। हमने शुरुआत 2 एकड़ से की थी अमरूद की खेती की, तो आज हमारे पास लगभग 5-6 एकड़ में अमरूद का बाग, 2.5 एकड़ में आलू बुखारा, 3 एकड़ में आड़ू, कुछ पपीता है। तो हमारी जो शुरुआत थी वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा सामुदायिक तालाब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत भारी किल्लत थी। ज़मीन का जो पानी था वो नमकीन था हमारा। तो हमने सरकारी स्कीम के तहत हमारे खेतों में सामुदायिक तालाब खुदवाए और ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा उठाया हमने, जिस पे 90% के करीब सब्सिडी दे रही थी सरकार उस टाइम। तो हमने बागवानी की शुरुआत की थी। इस जमीन पर सब्जियां, दालें या फिर दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। राहुल दहिया का कहना है कि इससे घरेलू जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और फसलों पर आने वाली लागत भी निकल आती है। इस तरह फलों से होने वाली कमाई आपकी नेट इनकम होगी। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन भी कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इनसे न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होगी बल्कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल जाएगी। हमारी नर्सरी हरियाणा सरकार से, हरियाणा बागवानी बोर्ड से और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें आप आड़ू, शान पंजाब, सतलुज पर्पल आलू बुखारा, इसहार सफेदा अमरूद इत्यादि के पौधे हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। पौधा खरीदने पर आपको सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी वो हमारे बिल पे लागू होती है। वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी सरकार से, जिससे आपको तालाब खुदवाने में मदद मिलेगी, ड्रिप लेने में मदद मिलेगी। पौधे के ऊपर भी सब्सिडी सरकार देती है। तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके ऑफिस हैं, वहाँ बागवानी अधिकारियों को ये कागज़ सबमिट करवा के आप अपनी सब्सिडी ले सकते हो। मैं यही चाहूँगा कि हर जमींदार को थोड़ा थोड़ा बागवानी पर जाना चाहिए
ज्यादा नहीं तो कोई 1 एकड़ से 2 एकड़ से अपनी शुरुआत कर सकता है। जब इंसान कोई एक काम शुरू करता है तो कई और राहें अपने आप बन जाती हैं। राहुल फलों की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। उनकी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। देहमंड सिवानी रोड पर इनका बगीचा है। अगर आप भी बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इनके बागों की सैर जरूर करें। तो किसान भाइयों, कुछ समय समय के रहते आप अपने खेतों में किसी अच्छे डॉक्टर की विजिट करवाएं, बागवानी अधिकारी के पास जाएं, उनको बुलाएं, उनसे पूछते रहें कि आपको क्या समस्या है, वो आपको उसका हल बताएंगे। आप उनके दिशा निर्देश काम करें तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे गांव में शुरुआत में 2 एकड़ से मैंने बागवानी का काम शुरू किया था। आज मेरे गांव में लगभग 450 एकड़ पे बागवानी हो रही है, जिसमें 23 एकड़ तो खुद मेरा ही है। तो जैसे बड़े जमींदारों को इस में सामने आना चाहिए, उसके साथ छोटे जमींदार अपने आप जुड़ते जाएंगे और 1 एकड़ बागवानी की खेती से आप लगभग 10-12 एकड़ जो नॉर्मल धान जीरी की खेती है, अपनी नरमा की खेती है, उसका मुकाबला कर पाएंगे। राहुल अपने इलाके में किसानों के बीच खासे मशहूर हैं। 30 से 35 लोगों को उनके यहाँ बराबर रोजगार मिल रहा है। बहुत से किसान उनसे सलाह मशवरा लेने आते हैं। राहुल का कहना है कि आम फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों में 10 से 12 गुना ज्यादा आमदनी होती है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में कई तरह की एप्स विकसित की गई हैं जो हमारे किसानों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए काफी मददगार साबित हो रही हैं। आज के हमारे इस सेगमेंट में एक ऐसी ही ऐप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम है ई-नाम मोबाइल ऐप। जी हाँ, इससे आप घर बैठे बैठे ही देश की विभिन्न मंडियों का हाल जान सकते हैं। आइए, इस ऐप में किस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है, किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बताते हैं आपको। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों
अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट कीजिए। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।